धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। ये भी आंदोलन ही है और अलग अलग तरीके से चलाए, धर्म में भी और समाज में भी। इसमें कारण क्या है? पहला, आखिर क्यों चलाया गया ये आंदोलन? सबसे पहला चीज, हमारा समाज जो था उसमें कुछ कुरीतियां थी। कुरीतियां समझ रहे हैं? कुरीतियां जैसे बाल विवाह, फिर है सती प्रथा। सही बोली? सती प्रथा। और क्या था? नरबली प्रथा। चलो वो भी देते हैं। मैंने बहुत सा समाज में हमारा चला आ रहा था। हाँ, विधवा विवाह नहीं कर सकते, ठीक है। विधवा विवाह पर रोक लगा हुआ था। गुड, पर रोक माने जो भी हो। दहेज प्रथा भी था। चलिए आज चल रहा है ना। और इसी तरह से कई जो कुरीतियां जो हमारे समाज में थे, इसको दूर करने के लिए ये लोग ने कुछ हमारे जो समाज सुधारक जो हुए वो आगे आते हैं। पहला कारण ये है। दूसरा, हमारे समाज में अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैला हुआ था। अंधविश्वास। तीसरा, जो अंग्रेज हमारे थे वो अत्याचार भी ज्यादा कर रहे थे ना। अत्याचार, गप नहीं, अत्याचार यानी संस्कृति पर प्रहार। संस्कृति पर प्रहार। इन सभी और कारण के कोई गिनती नहीं, कितना कारण हो सकता है। मेन रूप से धार्मिक रिलेटेड है, आपका धर्म पर अत्याचार हो रहा है या कोई भी है, आपके पास अंधविश्वास है, उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि नहीं, अंग्रेज लोग को लग रहा है आप गलत काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग भारतीय जो नेता होते हैं, जो भारतीय सुधारक होते हैं, कुछ अंग्रेज को सपोर्ट भी करते हैं और अंग्रेज से मांग करते हैं कि ऐसा ऐसा चीज को हटाया जाए। बहुत अच्छी बात है कि इसमें हटाने के लिए नाम, इसमें सबसे पहला नाम जो आता है राजा राम मोहन राय, जहां से हम शुरुआत करेंगे इनको, है ना। पहले बैठ चलते हैं। मैंने अभी जो बात लिखी थी, अंधविश्वास, छुआछूत, ईसाईकरण। एक और अच्छी बात है, क्या कर रहा कि हिंदू मुस्लिम को क्या बनाया जा रहा था? मुस्लिम। ये अलग चीज है, ये भी बड़ा दिक्कत था। हिंदू मुस्लिम भाई को जबरदस्ती ईसाईकरण बनाने, ईसाई बनाया जा रहा था, है ना। कुरीतियां, जो कुरीतियां बताएं कि जैसे आपको बताया दहेज पर था, बाल विवाह, अभी जस्ट दोबारा लिख रहे हैं एक ही चीज को, है ना। सती प्रथा और विधवा विवाह रोक पर या बहु विवाह कर सकते हैं ना, पर रोक। तो ये सब कहने का मतलब जो कारण था जिसके कारण हमारा आंदोलन चला, जिसको कहते हैं, जैसे प्राचीन काल में कौन चलाए थे आंदोलन? पहली बार बुद्ध और महावीर, बुद्ध एवं महावीर, उसमें चलाए थे धार्मिक सामाजिक आंदोलन, है ना। मेनली तो धार्मिक मानते हैं, लेकिन मेनली ये भी समाज को ही सुधारने वाले थे। लेकिन बाद में इसमें भी कुछ कुरीतियां सब में किसी न किसी धर्म में आ ही गया, जिस कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। आज भी है लेकिन उतना नहीं है। चलिए, तो कारण के अलावा हम चलते मेन सीधे पॉइंट पे आते हैं। पहला नाम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय। इनके बारे में 2-3 पॉइंट। जो पहला पॉइंट आता है, आधुनिक भारत के जनक और नव जागरण के अग्रदूत। ये पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यही आएगा आपका कि आधुनिक भारत का पहला समाज सुधारक कौन होता है? राजा राम मोहन राय। और ये पहली बार कहां रहने वाले हैं? बंगाल के। अब बंगाल में चलाया। पहली बार इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया और सती प्रथा का। गुड। मूर्ति पूजा पता ही है, कबीर साहब भी खूब मूर्ति पूजा का विरोध किया, पता है ना। उनका दोहा ही था ना कि पूजना है तो पहाड़े पूज लो, है ना, पत्थर क्यों पूजेंगे। तो वही बात यही है। तो मूर्ति पूजा का पक्का विरोधी कौन? राजा राम मोहन राय। तो आप कैसे कह सकते हैं कि होता कि मूर्ति पूजा किसमें होता है? जनरली मुख्य रूप से तो हिंदू धर्म में ही होता है ना। तो हिंदू धर्म को तो ये मानिए रहे, लेकिन इस प्रकार जो कुरीतियां हैं, जो धार्मिक कुरीतियां, जैसे सती प्रथा तो इसी का है, जो कुरीतियां उसका विरोध में खड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के विरोध में खड़े हो रहे हैं। हिंदू धर्म में जो गलत चीज है उसका विरोध कर रहा है। बहुत अच्छी बात कर रही है ना, जो गलतियां। और इसके लिए कहीं कहीं सभा बनाएंगे, कहीं कहीं आश्रम बनाएंगे, कहीं कहीं अपना आंदोलन चलाने के लिए कुछ जगह एक्ट भी लगवाएंगे, है ना,
जो एक्ट आएगा वो बताएंगे किसके द्वारा आता है। जैसे पहला आता है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा पूछेगा 1814 में, तो आत्मीय सभा गठन किसने किया? डायरेक्ट क्वेश्चन, राजा। आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा का गठन किसने? राजा किसने किया? सती प्रथा। मेनली इसका ज्यादा नाम आता है सती प्रथा। मूर्ति पूजा हम दे दिया, लेकिन मेनली से सती प्रथा का विरोध है। तो पहली बार सती प्रथा का विरोध करने वाले राजा राम मोहन राय। वेदांत होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, होता है। वेदांत सोसाइटी या कॉलेज, कॉलेज बाद में बना है, पहले सोसाइटी था, बाद में शायद 24 या जो भी है बाद में कलकत्ता में। तो वेदांत सोसाइटी पूछेगा या कॉलेज पूछेगा, आंसर होगा राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म सभा, है ना। अभी था आत्मीय सभा था, अभी आ गया ब्रह्म सभा। इसने एक पत्रिका निकाले थे, संवाद कौमुदी, ये आता है क्वेश्चन, है ना। संवाद कौमुदी पत्रिका किस भाषा में, कब निकला? 21 में। तो संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है या पत्रिका है? राजा राम मोहन राय। और पहली बार में ना जब आपको पढ़ा रहे थे एजुकेशन मैकाले की शिक्षा, उसमें हम बताए थे कि राजा राम मोहन राय एक ऐसा आदमी था जो अंग्रेजी का क्या करते थे? समर्थन कर रहे थे, अंग्रेजी का समर्थन। ये खुद जाकर विदेश में घूम के खूब आए हैं, है ना। तो आधुनिक शिक्षा का समर्थक कौन करने वाले हैं? राजा राम मोहन राय। बोले कि नहीं, अंग्रेज सही कर रहे हैं कि अंग्रेज आप पर लाद रहे हैं। चलिए, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी। जो टाइटल इनका है राजा, ये राजा नाम इनका नहीं है, राजा इनको बाद में टाइटल मिला, उपाधि मिला। किसने दिया? ये भी क्वेश्चन आता है। अकबर सेकंड जो मुगल शासक था, है ना। और जो सती प्रथा पर जो हल्ला कर रहे थे, सती प्रथा सती प्रथा, उस समय हमारा गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनसे अनुरोध किया कि ऐसा कीजिए कि इसको बंद किया जाए। तो उसने कानून लाया 1829 में, है ना। और सती प्रथा पर क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। तो पूछेगा सती प्रथा पर पहला कानून कब बना? 1800। किसने लाया भाई, किसके कहने पर? तो क्वेश्चन देखिए 2-3 तरह से आएगा, सुनिए ध्यान से, कैसे कैसे फंसिएगा। सती प्रथा पर रोक किसने लगाया? क्वेश्चन सुनिए, तो आंसर दीजिएगा राजा राम मोहन राय। पहले सुनिए, फिर आता है सती प्रथा का उन्मूलन, एक वर्ड है, उन्मूलन किसने किया? तब आएगा आंसर विलियम बेंटिक। लिख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, बड़ा लोग गलती करते हैं। कानून बनाकर एक्ट, चूंकि मालिक तो यही है ना, तो सती प्रथा पर रोक का प्रयास या किसने किया? राजा राम मोहन राय। लेकिन उन्मूलन वर्ड यूज करेंगे, परमानेंट समाप्त किया, ये वर्ड है, ये कानून से संबंधित है ना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो क्वेश्चन एक ही रहता है, लेकिन फिर भी लोग गलती करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। सती प्रथा पर रोक किसने? राजा राम मोहन राय। और सती प्रथा पर उन्मूलन किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। वही समाप्त करना, वही तो बोले ना, 1829 में परमानेंटली। लेकिन दोनों मेन तो योगदान उन्हीं का है, ये तो खाली बस राजा, ये खाली पेपर पर साइन किया, है ना, 1829 में, ध्यान रखिएगा। तो बेंटिक का यहां फेमस चीज है सती प्रथा पर रोक लगाना, एक्ट बनाना। ये देखिए मैंने लगाया भी, एक वर्ड लिखा उन्मूलन, है ना, उन्मूलन लगाया। ये किसके द्वारा? बेंटिक के द्वारा। ये क्वेश्चन और कभी कभी पूछता है, हमेशा गलती है। राजा राम मोहन रहने वाले भारत के हैं, इसकी मृत्यु कहां हुई? जरा इस सब कोई सोच भी नहीं सकता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां हुई? क्वेश्चन पूछ दे तब। यह है इंग्लैंड में, एक जगह है ब्रिस्टल, वहां इनकी मृत्यु 1833 में। इन्हीं के द्वारा जो चलाया हुआ जो है आगे देवेंद्रनाथ टैगोर, आगे इसको बढ़ावेंगे। अब बाद में ब्राह्मण समाज का क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। और उसने एक स्थापना करेगा तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी से अभी पत्रिका निकाले वो, इनका सभा बना दिया कौन? रवि देवेंद्रनाथ टैगोर। ये भी बंगाली दादा हैं, टैगोर ऐसे भी हैं बंगाली दादा। तो देवेंद्रनाथ टैगोर का भी ब्राह्मण समाज का आगे इन्हीं का कमान संभाले, यानी राजा मोहन राय का उत्तराधिकारी मान कर सकते हैं ना। उनके बाद यही उसके आगे आंदोलन को बढ़ाने वाले तो देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा अब ब्राह्मण समाज। दूसरा नाम फेमस है केशव चंद्र, बस इसमें पढ़ा भी रहे हैं सिलेबस के हिसाब से, केशव चंद्र सेन। एक तो ब्रह्म समाज अभी देख भी किए, यह आदि ब्रह्म समाज, थोड़ा सा अंतर है। इसी को कहा गया भारतीय ब्रह्म समाज, है ना। 1865 में स्थापना की। तो खाली पूछे ब्रह्म सभा को से किया? राजा राम मोहन राय।
ब्रह्म समाज किसने किया? अब ये पता है, देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिए आपको नीति बनाया है। और अब कह रहा है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। इसने सामाजिक सुधार के साथ साथ और कुछ काम किया। मद निषेध, दारू बला, शराबबंदी जो आज चल रहे हैं नीतीश जी के साथ हम लोग, है ना। स्त्री की मुक्ति यानी शिक्षा से मुक्ति पर रोक लगाया। बोला कि नहीं, शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। एजुकेशन देने पर, दान देने पर अधिक बल दिया गया, है ना, कि दान कीजिए। आपके पास यदि पैसा है तो दान कीजिए समाज के लिए। जो गरीब है उसके दान, अच्छा है कि दानी बनिए कर्ण की तरह। तो केशव चंद्र सेन का मेन योगदान आदि ब्रह्म समाज और सामाजिक के साथ साथ मद निषेध, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार किसी ने शराब पर ध्यान दिया, है ना, क्योंकि अंग्रेज थे तो अंग्रेजी शराब जरूर पीते होंगे, तो यहाँ के लोग भी पीने का आदत लग गया होगा, है ना। चलिए, अभी बिहार में बंद है, बहुत अच्छी बात है, चालू है। 1872 में एक और कानून पारित करवाया, ब्रह्म विवाह। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। केशव चंद्र सेन के द्वारा इसने करवाया। गुड। चलिए, तीसरा नाम है आत्माराम पांडुरंग। एकदम ये भी फेमस आदमी है। ये नामे लग रहा है आत्माराम, जरूर महाराष्ट्र के आदमी, महाराष्ट्र के होंगे, है ना। हाँ, पांडुरंग, फोटो लग के भी लग रहा है, पेशवा जैसा स्टाइल में, नहीं। चलिए, सुधारण जानबूझ के आपको फोटो भी देखिए, याद रह जाए कुछ हद तक। और कहाँ किया इसने? बम्बे में किया, प्रार्थना समाज। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट पूछा कभी कभी पूछता है, लेकिन आपको बम्बे में और प्रार्थना समाज, आपको इतना कि प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, अभी पर है ना, क्या कहते हैं, आदि ब्रह्म समाज। तो प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग। हाँ बोलो बाबू। ब्रह्म विवाह कानून मतलब एक तरह से कहिए कि एक्ट, जो शादी होता है ना, मैरिज, वही है। हम लोग का शादी होता है, पता है, ब्रह्म विवाह ही होता है, मालूम है। हिंदू धर्म में जो नॉर्मल जो शादी होता है वो ब्रह्म विवाह, उसी को कह दिया कि नहीं हम एक्ट के तहत काम करेंगे, आने का रजिस्ट्रेशन करके, तो वो इसके आ गया। एक तरह की शादी करने का सर्टिफिकेट देगा ये, जो अभिलेख मिलता है ना। चलिए, ये पारित करा है, इसमें कोई रोक नहीं लगाया कि शादी नहीं करो शादी करवाने के लिए कह रहा है ना। ये अच्छी बात है कि ब्रह्म विवाह एक्ट आ गया। कब आया? 1872 में। आत्माराम पांडुरंग, इसने महाराष्ट्र में सुधार चलाया, बम्बे में प्रार्थना समाज। और 1816 में इन्हीं के आगे बढ़ाने वाले महादेव गोविंद नारायण ने प्रार्थना समाज का सदस्य बनते हैं। यानी बाद में प्रार्थना समाज को आगे ले जाने वाले कौन? जैसे राजा राम मोहन राय को आने वाले कौन? टैगोर। इसी तरह से प्रार्थना समाज का ही आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया, इन चॉइस ना दे, परीक्षा में ही होता है ना, इन चॉइस नहीं देते, आंसर कौन हो जाएगा? तो आप हिसाब से चलिए कि कहां क्या क्वेश्चन हो सकता है। दोनों चॉइस देगा तो पहला आंसर ये जो पहले ही दिया हुआ है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ही मानेंगे हम। इसने हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार जैसे बाल विवाह, जातिवाद, बहुविवाह, पर्दा प्रथा, ठीक है, पर्दा कर दिए ना, खाली पर्दा होगा, ये कटेगा, है ना। पर्दा प्रथा का विरोध किया। पर्दा प्रथा भी है, चलिए ठीक है, घूंघट वाला कहानी, बहुविवाह, एक से अधिक शादी करना, जातिवाद तो है ही है, और बाल विवाह में होता है, कम उम्र में ही शादी होना, इसका विरोध किया और बाद में सुधार करने की कोशिश किया। महादेव गोविंद रानडे, ये और फेमस है दक्कन का लिए। महादेव गोविंद रानडे 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का स्थापना, ये इंपॉर्टेंट लोग, ये दक्कन एजुकेशन, ये एजुकेशन पर ज्यादा काम किए हैं, शिक्षा पर, है ना। पढ़े लिखे आदमी है, ये भी चाह रहे हैं कि हमारा समाज भी पढ़ा लिखा हो, है ना। हाँ, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, दक्कन, महादेव गोविंद रानडे। इनका और एक दान है, इसने पहली बार विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया। ये देखिए, विधवा पुनर्विवाह, हिंदी लिख लीजिए इसका, विधवा पुनर्विवाह संघ कर सकते हैं, एसोसिएशन हिंदी संघ कर दीजिए। कहां बनाया? महाराष्ट्र में, कि चलो भाई जिसको दोबारा शादी करना है, जो विधवा हो गई है उनको हम सपोर्ट करेंगे, है ना,
उनको हम खर्च देंगे, जो भी देना है, हमारा जो एसोसिएशन बना है उसमें फंड आप लोग दीजिए, हम उससे शादी करवाएंगे। अभी देखते हैं ग्रुप में सामूहिक शादी होता है ना, कहीं कहीं देखते हैं बनारस में। आप फिर हमारे जो बड़े बड़े जो सन्यास चैनल पर जो आते हैं वो करवाते रहते हैं, है ना। अपने भले नहीं करते हैं, दूसरे से करवाते रहते हैं। कहने का मतलब ये कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर खर्च दे के शादी ब्याह दहेज प्रथा नहीं लेके अच्छा काम है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वो आपका विडो रीमैरिज एसोसिएशन महाराष्ट्र। तो इसमें थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज, दो चीज आएगा। एक है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी और दूसरा हो गया विडो रीमैरिज। तो ये हो गया रनाड़े साहब का, है ना। और पंडिता रामाबाई, ये संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पंडिता। लगता है ऐसी टाइटल नहीं लगा होगा। संस्कृत का बहुत हायर स्कॉलर, बहुत पढ़ी लिखी हैं, है ना। और इसने भी चाहती समाज के लिए कुछ काम करें। इसने आर्य महिला समाज की स्थापना की। ज्यादा बम्बे और बंगाल में हो रहा है, अभी बिहार में कुछ नहीं हो पा रहा है ना। सब बंगाल में या तो बम्बे में आर्य महिला समाज की स्थापना की। कौन? पंडिता रमाबाई, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान। और इन्हीं के काल में बाद में 89 में शारदा सदन के नाम पर बताएंगे विधवा आश्रम पूना में बनाया जाता है ना। बाद में शारदा एक्ट भी आएगा, तो अभी कहेंगे शारदा सदन और विधवा आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आश्रम बनाया गया था पूना में। कहाँ बनाया गया? पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना। तो शारदा सदन या विधवा आश्रम, यानी कहने मतलब विधवा के लिए स्पेशल अलग से आश्रम बनाया गया, बहुत अच्छी बात है। पंडिता रमाई के बाद ईसाई धर्म, ये देखिए खुद पहले हिंदू थी, बाद में क्या बन गई? ईसाई। और इसने भी विधवा होने के बाद ही फिर शादी कर ली। ये देखिए पहले अपने प्रयोग की, है ना, कि पहले हम ही कर लेते हैं। आप लोग को लगा शर्म लग रहा होगा, हम ही पहले शादी कर लेते हैं, अच्छी बात है। वो खुद विधवा थी, बाद में क्या हुआ? पुनर्विवाह का। ये समाज के लिए मतलब समझिए कि कहते हैं ना आइडियल, है ना, हीरो या हीरोइन कह सकते हैं। समाज के लिए कहते हैं ना एकदम हीरो है ये। तो वही है, समाज को रास्ता दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आज की महिला कोई घर के चार दीवारी में नहीं रह सकती है, अब वो भी बाहर जा सकती है ना। चलिए, उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का, देखिए कितना अच्छा वर्ड, इस क्वेश्चन पूछ सकता है। उनका कहना था कि हिंदू धर्म जो है महिलाओं का दमन करता है। जो हिंदू धर्म में दिया हुआ है, जो हम पढ़ते हैं वेद रीत जो भी है, उसमें महिलाओं का थोड़ा सा दमन का बात करता है। इसलिए थोड़ा सा ये भाग गई किधर? ईसाई तरफ। बोला हम उसमें चले जाते हैं, हमको हिंदू धर्म रास नहीं आएगा, है ना। और बाद में वो शादी भी कर लेती है। तो पंडिता रामाबाई बहुत फेमस है, जिसने पहली बार विधवा आश्रम की स्थापना की पूना में, है ना। या शारदा सदन बोलते हैं उसको। ईश्वर चंद्र, ये भी विधवा के लिए बहुत काम किए हैं। देखिए, विधवा विवाह के पक्ष में बंगाल में आंदोलन चलाया, बहुत अच्छी बात। क्योंकि रियल में जो स्त्री विधवा हो जाती है उनके साथ बहुत बड़ा समस्या होती है। उनका जीवन यापन या जो भी समाज जो है जिसे देखता है, दोबारा शादी नहीं करने देता है समाज, ये गलत है। उनको भी जीने का अधिकार है ना। उनको भी जरा हंसने का खेलने का अधिकार है, तो उनको जीने दीजिए। समाज को चाहिए कि नहीं, जो माता पिता उनके ससुर उनको बेटी की तरह पाले, है ना। और ईश्वर चंद्र देखिए, सब लोग पहले प्रयास कर चुके हैं, इसके लिए आंदोलन चलाया गया। क्या बात है। 1856 में फिर आया डलहौजी जी, है ना, विधवा अधिनियम ला दिए। ये देखिए एक्ट बना दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा, विधवा पुनर्विवाह 1800 डलहौजी में 56 में डलहौजी थे उसमें। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आते हैं ना 57 में जी, है ना। तो डलहौजी के समय में ही क्या हुआ? ये एक्ट पारित हुआ, है ना। और एक्ट पारित हुआ तो क्या होगा? अब विवाह होना चालू हो जाएगा। अब इसको कोई समाज भी अगर रोकेगा तो नहीं रुकेगा, है ना। ये एक्ट, तो क्वेश्चन एक था 1829, उसमें क्या हुआ था? सती पर, देखिए दोनों तो याद, सती पर था। अब कौन था? बेंटिक साहब। वहां पर था राजा राम, यहां पर कौन है? यहां पर है इस किनके प्रयास से? ईश्वर, गुड, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विधवा पुनर्विवाह को प्रेरित किसने किया, लेकिन कानून बनाया कौन? डलहौजी। उसी तरह से राजा राम प्रेरित किया, कानून कौन बनाया? तो कानून तो बनाएगा हमारा गवर्नमेंट, ये जो अंग्रेज सरकारी चल रही है वही। इन्होंने बाल विवाह पर भी रोक लगाने का प्रयास किया, ये देखिए। और कहा कि
लड़की का जो आयु होना चाहिए कम से कम 10 वर्ष ही लीजिए। ये तो बाली अभी के हिसाब से तो बाली हो जाए, लेकिन उस जमाने से हो सकता है और भी पहले शादी, यानी इससे कम आयु का मैंने शादी नहीं कर सकते हैं। तो उस जमाने से न्यूनतम कितना किया गया था? 10 वर्ष। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ईश्वर चंद्र विद्या अनुसार जो बाल विवाह बनता है उसमें लड़की का कितना होना चाहिए? कम से कम 10। लड़का का कोई तय नहीं किया, फिक्स नहीं है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये याद रखिएगा विधवा पुनर्विवाह यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट कब आया? इसको अंग्रेजी में लिख लीजिए, विडो रीमैरिज एक्ट कब? कितना? 1856। ये हो सकता पूछ दे डायरेक्ट आपका लॉर्ड डलहौजी। हम इतना बोले कि आपको याद हो जाए, कुछ कर रहे हैं। और जो बाल विवाह के लिए आयु रखा गया लड़की का 10 इयर्स, इससे कम का अगर उम्र होगा तो क्या हो जाएगा? अपराध घोषित कर दिया गया था। तो ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। अब हमारे सबसे फेमस आदमी आ गए, दयानंद सरस्वती। इनका मेन नाम क्या है? सब जानते ही से, तो इसमें ज्यादा देखिए समझना कुछ नहीं, खाली बस एक बार रीडिंग करना, 1-2 बार रिपीट करना है। इनका मूल नाम मूल शंकर। आपका सिलेबस बहुत लंबा है, मन देखने लगता है छोटा है, लेकिन है बहुत लंबा। पहला चीज स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मेन नाम क्या था? मूल शंकर। तो ये नाम कौन दिया है? ये देखिए पूर्णानंद ने 1848 इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया है। पहला क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, स्वामी तो बाद में लगा लिए, गुरु बन गए होंगे तो, है ना। लेकिन 1848 में दयानंद सरस्वती नाम क्यों दिया? पूर्णानंद जो एक गुरु थे, उनके मेन गुरु हैं गिरजानंद, नहीं गलत लिख दिए हैं, बिरजानंद। ये देखिए यही है बिरजानंद, इनके मेन गुरु हैं बिरजानंद ने इन्हें वेद की शिक्षा थी, वेद के पढ़ाया यही इन्हीं के पास जाकर गुरु आश्रम में, है ना। और 1875 में क्या हुआ? बम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज किसका आता है? जब आर्य आएगा तो आर्य समाज, तो आप लोग पढ़े होंगे वेदों की ओर, ये लिखिए वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था? और एक और बड़ा था, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? क्वेश्चन आता है 2 गो, दयानंद सरस्वती। अगर आप थोड़ा सा वेद वाला पढ़े होंगे तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि दयानंद सरस्वती कुछ माने थे कि आर्य कहां से आए थे? भुला गए सब? कुछ आर्य कहां से आए थे याद है? पामीर से, तिब्बत से, है ना। ये इनका मानना है। बाकी मैक्स मुलर कहां मांगता था? सेंट्रल एशिया से, है ना। तो सबका अलग अलग मानता था। और हमारे बाल गंगाधर तिलक कहां मानते थे? उत्तरी ध्रुव से, है ना। तो आर्य का आगमन का फिर रिसर्च किया इसने, ठीक है। जो भी हो, इसने पुस्तक भी लिखा है बाद में। देखिए मैंने पहले क्या क्या बोला, वेदों की ओर लौट चलो, और भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। किसने का नारा दिया? ये 2 नारा याद रख लीजिए, वेदों की ओर लौट चलो और भारत भारतीयों के लिए है। ये नारा 1874 में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक आती है ना, जो किनका राइटर है? ये दयानंद सरस्वती। और इस पुस्तक में ही शुद्धि आंदोलन का वर्णन करता है। देखिए शुद्धि आंदोलन, क्वेश्चन आता है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती। ये है क्या शुद्धि आंदोलन? जो भरे भाई साहब हमारे जो हिंदू थे, जो मुस्लिम थे, सब क्या बन गए थे? ईसाई बन गए थे, है ना। तो कह रहा कि नहीं, अब ईसाई जो बन गए हैं उनको फिर से हम हिंदू में कन्वर्ट करें, उनको फिर से हम शुद्धिकरण करेंगे, है ना। तो शुद्धि आंदोलन का मतलब चला, अर्थात जो हिंदू अपना धर्म छोड़कर चले गए थे और उन्हें वापस धर्म में लाने का प्रयास किया गया, जिसको चलाया गया शुद्धि आंदोलन। ये आपका धर्म परिवर्तन के नाम पर अभी चल रहा है। तो उस समय जो ईसाई बन गए थे या किसी अन्य धर्म में भी गए होंगे मानते हैं, क्योंकि बहुत से हिंदू भाई मुस्लिम भी बन चुके थे, है ना। बहुत सारे हिंदू भाई चले गए थे, ईसाई में भी चले गए थे। तो उन लोग को अपने धर्म में लाना ही क्या चलाएगा? शुद्धि आंदोलन। उनको शुद्ध किया गया, अब फिर से उनको दूध से नहलाया जाएगा जब आएंगे वापस, तब, है ना। शुद्धिकरण ऐसे थोड़ी होता है। चलिए पहली बार
स्वराज शब्द का प्रयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्वराज शब्द पहली बार किसने लाया? दयानंद सरस्वती। और गौरक्षा समिति बनाई गई 1882 में। तो पूछेगा गौरक्षा समिति किसके द्वारा? सब दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का 2-3 पॉइंट याद करने लायक, फिर से वापस आ रहे हैं, वेदों की ओर लौट चलो। और भारतीयों के लिए इसके पहले एक और समाज बना था, आर्य समाज, है ना, आर्य समाज। इनके गुरु का नाम पूछता है बिरजानंद, याद रखिएगा। और इनका मूल नाम तो नॉर्मल है मूल शंकर, याद नहीं, इत याद रह जाएगा, इसमें नहीं गलती होगा। मैंने बिरजानंद याद रखिएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। तो भारतीयों के लिए ये अच्छा डायलॉग है, कितना अच्छा डायलॉग दे दिए हैं। शुद्धि आंदोलन। ये अब आते हैं, एक और गुरु हमारे हैं स्वामी विवेकानंद। इनका मूल नाम क्या? नरेंद्र नाथ दत्त। ये सुनील दत्त के भाई हैं क्या? नहीं, है ना लग रहा है उन्हीं के परिवार में से आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मजाक कर रहे हैं खाली। नरेंद्र नाथ दत्त, इनके गुरु का नाम, ये देखिए इनका भी गुरु का नाम, ये तो और फेमस गुरु है, इनको जरूर याद रखिए, रामकृष्ण परमहंस, है ना। और 1857 में इसने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नोट कर लीजिए, इसमें हमेशा लोग गलती करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना में चॉइस क्या देगा ना, इसको भी दे देगा, है ना। तो लगता है रामकृष्ण नाम है तो यही किए होंगे। नहीं, रामकृष्ण मिशन के नामकरण की अपने गुरु के नाम पर, स्थापना तो किया किसने? बहुत अच्छी बात है ना। ये अपने गुरु अपना नाम पर नहीं रखे कि विवेकानंद मिशन कर दें, नहीं, बोले अपने गुरु के नाम पर रखते हैं। कितनी अच्छी बात है। आप लोग कुछ खोलिएगा तो मेरे नाम पर रख लीजिएगा। चलिए 1857 में, है ना। चलिए कलकत्ता में कोई ने किसी के लिए जीता है सब अभी देख रहे हैं कितना मीडिया में क्या क्या चल रहा है। कौन है वो आ गई सीमा हैदर, इतना हल्ला हो रहा, मचा दी, है ना। उधर को ज्योति मौर्य उछल रही थी पहले। अब इस पर विवाद करना, अपना अपना लाइफ अपना अपना जी रहा है, क्या कीजिएगा। वो पूरा 4 बच्चों के साथ चले आई वहाँ से, है ना, कितना हिम्मत वाली है। अब उसको कह रहा कि यहाँ भी कोई एजेंट तो नहीं ना पाकिस्तान का है, और उस पर जांच बैठ गया बेचारा, वो आया घूमने के लिए फंस गया। चलिए, तो हमारा स्वामी विवेकानंद का फेमस चीज शिकागो का सम्मेलन, नाम है शिकागो का। शिकागो एक जगह का नाम है, शिकागो ने, शिकागो, है ना। शिकागो का, यह अमेरिका में पड़ता है, जहां प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। सभी धर्म के धार्मिक नेता, धार्मिक गुरु वहां आके बैठे और अपना अपना धर्म की खूब बड़ाई किए। और उस बड़ाई में हमारा स्वामी विवेकानंद जीत गए, है ना। वो एक डायलॉग बोले थे, शायद आप लोगों को पता है, ये हमारा मोदी जी का डायलॉग ज्यादा है, मोदी जी वहीं सुना है, भाइयों एवं बहनों, है ना, ब्रदर एंड सिस्टर्स। ये बोल के ही पहले सबसे दिल जीत लिए, है ना। तो ठीक है, अपने हिसाब से सभी का बोलने का तरीका अलग अलग है, किसी को कैसे मोहना है ना। तो इसने एक वेदांत सोसाइटी का स्थापना कहाँ की? न्यूयॉर्क में, है ना। वहीं पहले अपना गए थे 93 में, बाद में आए, फिर बाद में गए हैं, कितने बार गए। सेकेंड बार जो धर्म सम्मेलन हुआ पेरिस में हुआ, द्वितीय, उसमें भी भाग लेने इन्हीं को भेजा गया भारत की तरफ से। देखा कि यही तो डंका बजा के आ रहा है अमेरिका में। तो अभी पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में, लिख लीजिए, पेरिस कहाँ? फ्रांस में। और एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में, जो ना ऐसा रहता है ना, तिकोना वाला, है ना। चले, इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का समर्थन किया। ये देखिए, एक और इनका कमी भी आ गया, सब लोग मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, आइए समर्थन कर रहे हैं। ये बहुदेववाद, ये क्या होता है? कने देवता, हमारा शंकर जी भी हैं, हमारा विष्णु जी भी हैं, है ना। तो बहुदेवता। अब अभी चले जाइए राजगीर में, तो कहते हैं 33 करोड़ देवता का बैठे हुए मंदिर पर, पता है ना, 33 करोड़। हमारी पूरी महिला गैंग वहां पहुंची हुई है ना स्नान करने के लिए। देखिए कितना भीड़ रहता है। चलिए, आपके आस्था है, ऐसा नहीं कि हम माने कि देवता नजर आ रहे हैं कि पहाड़ पर बैठ गए, लेकिन अपनी आस्था है। आस्था अच्छी बात है, अपनी अपनी आस्था रखना भी चाहिए, हर एक धर्म का अपनी आस्था हो सकता है ना। लेकिन मूर्ति पूजा मान सकते हैं, इनको लगता है कि नहीं होना चाहिए, अच्छी बात। ये धर्म गुरु है, जाकर भाषण दे रहे हैं, वहां अपनी बड़ाई भी कर रहे हैं, अपना इनको पूरा विश्व जान गया। और लेकिन मेरे हिसाब से अगर पर्सनली लाइफ में पूजा तो मूर्ति पूजा आप डर के करते हैं, रियल में आस्था सही से होता है। कुछ लोग करते हैं कि अगर हम मंदिर के सामने जा रहे हैं, अगर सर नहीं झुके तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे, नहीं ऐसा सोचते हैं कि भी। और नहीं हम सर झुकाए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है ना, अनर्थ हो जाएगा। तो आप मैंने हिंदू है तब ना, अगर कोई मुस्लिम कहाँ कुछ करता है,
है ना। कोई ईसाई है, कहाँ कुछ करता है, कुछ नहीं करता है। तो अपनी अपनी आस्था, अपने अपने धर्म का समर्थन करते हैं ना, है ना। इसलिए जो सच है उसको सच मानिए, जहां कुर्तियां वहां कुर्तियां प्रहार करना ही चाहिए आदमी को, है ना। भले तर्क अलग अलग दे, अलग बात है। अब कोई भारत देश, कोई हिंदू भारत देश घोषित करना चाह रहा है, क्या कीजिएगा। ज्योतिराव फूले, तो विवेकानंद का मेन याद रखना पड़ेगा, शिकागो वाला सम्मेलन, शिकागो का सम्मेलन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, कहां हुआ था, अमेरिका में, शिकागो। ज्योतिराव फूले, ये सत्य शोधक समाज, ये देखिए नया वर्ड आया, फिर इतना समाज स्थापना हो गया कि कंफ्यूजन चालू हो जाएगा, है ना। सब समाज है, सत्य शोधक समाज, है ना। ज्योतिराव फूले, कहां, सब बंबई में। नए चॉइस आएगा तब बम्बे जरूर मार दीजिएगा, तो बम्बे रहेगा ही रहेगा। एक स्टेटमेंट है जो बड़ा खतरनाक है, ये एक बार सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है वाला। उच्च जाति का भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता है, जो हायर मतलब ऊपर लेवल है, भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध किससे है, देशज लोगों से, यानी तो निचला बल्कि किसान से करा है, यानी किसान का अधिकार में है। उच्च जाति का भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। बहुत अच्छा डायलॉग किसने दिया, ये ज्योतिराव फूले। और इसने सत्य शोधक समाज का, सत्य शोधक समाज की आस्था, हाँ इसको नोट कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कथन सब देती है, डायरेक्ट पूछ सकता है किसने कहा उच्च जाति का भूमि पर कोई अधिकार। बहुत अच्छा डायलॉग है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देश लोगों से है। ठीक है, अभी कहां हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ होगा, अभी तो बहुत बाकी होगा। चलिए, इसने एक पुस्तक लिखी, गुलामगिरी। ये देखिए, ये दास प्रथा से संबंधित है। गुलाम मतलब दास, है ना। ये अमेरिका के गृह ईद एवं दास प्रथा से संबंधित पुस्तक है। पूछ सकता है कि गुलामगिरी में किसकी चर्चा है, अमेरिका का गृह युद्ध और दास प्रथा। और लिखने वाले कौन, ज्योति फुले, है ना। तो गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, पुस्तक का नाम याद रखिएगा। जैसे समाज को विधि पढ़ते हैं, सत्यात प्रकाश, सब जगह एक एक पुस्तक का नाम आ ही गया है। तो जहां जहां पुस्तक का नाम, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। सैयद अहमद खान, ये हमारे मुस्लिम भाई, हाँ सैयद अहमद खान, ये भी चाहे कि सब लोग तो कर रहा है धर्म में, तो हम भी अपने धर्म में क्यों सुधार करें। ये भी कहा मुस्लिम महिला की एजुकेशन में सुधार करना चाह रहे थे कि भाई हमारा मुस्लिम तो जो महिला है कि पर्दे में रहती है ना, क्यों नहीं इनको भी हम आगे बढ़ाएं। जब हिंदू मुस्लिम वाले महिला आगे बढ़ रहे हैं तो इनको सुधारना चाहिए। और इसने प्रयास किया, आगे सफल भी हुए कुछ हद तक। और इसने कुछ स्कूल खोलते हैं पढ़ने के लिए। देखिए कहाँ कहाँ खुलता है इनका। पहला कलकत्ता में खुलता है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। ये देखिए पहला आएगा। अभी तक हम समाज पर अंग्रेजी वर्ड यूज कर रहे हैं उसको, है ना, साइंटिफिक सोसाइटी। और अलीगढ़ में खोला गया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ये स्पेशल मुस्लिम के लिए स्पेशल बनाया गया स्कूल, स्पेशली नारी शिक्षा, है ना, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। यही स्कूल बाद में क्या बन जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कब बनता है 1920। ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, है ना। इलाहाबाद पढ़ाए थे ना, पटना पढ़ाए थे, तो उसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बना, 1920 में। बाद में यही स्कूल कन्वर्ट हो जाता है। सर सैयद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांग्रेस स्थापना कब हुआ था, 1885 में। उसका विरोध किया और उसके विरोध में एक नया अपना संस्था बनाता है, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन। नोट कर लीजिए, आगे आएगा काम, ये आगे हम पढ़ाएंगे भी आपको 1885 के बाद वाला कहानी में, वहां भी डिटेल पढ़ना है इसको है, लेकिन अभी यहां आ गया तो इसको बता दे रहे हैं। तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन बताइए, सर सैयद खान जी ना। सैयद खान याद रखिए, कम से कम सैयद खान यहाँ भी है, हाँ सैयद खान जी हैं। तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक। और ये पहली बार ऐसा आदमी है जिसने कांग्रेस का पक्का विरोध किया, कि कांग्रेस जो बनाया था, स्थापना किया था। और इसको बनाने वाला कौन, एओ ह्यूम, पता है ना सबको, एओ है और ह्यूम। ये तो मालूम आगे भी पड़े, आप हल्का से जानते ही होंगे पहले से। 1885 में कांग्रेस की स्थापना। तो सर सैयद अहमद ने मुस्लिम महिला के लिए सुधार के लिए उसने प्रयास किया, और उसने कुछ जगह अपना स्कूल चलवाया और खुलवाया, और आगे यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। एक और है नौरोजी फरदुनजी,
ये लगता है दादा भाई नौरोजी का ही कोई पोता पोती है ना। तो चलिए, नौरोजी फरदूनी जी नामों इसमें है ना, नौरोजी साहब। ये पारसी समुदाय, देखिए सब अपने अपने समाज में क्रांति लाना चाह रहे हैं और नाम कमा रहे हैं, अच्छी बात है। ये पारसी समुदाय के लिए आया, महिलाओं को उत्थान कार्य किया, सब महिला ये ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं। इन्होंने महिलाओं को शिक्षा के लिए पर्दा प्रथा का क्या किया, विरोधाभास किया, बोला पर्दा प्रथा हटाओ भाई, अब इसको भी आगे बढ़ने दो, कितना दिन चार दीवारी में रखिएगा उनको। पर्दा प्रथा लगता है मुख्य रूप से लगता है जहां तक मुस्लिम का ही ये देन है ना। चलिए, तो नौरोजी फरदून जी, याद रखिए नौरोजी साहब फरदून जी। ये देखिए, आइएगा दादा भाई नौरोजी साथ में, ये देखिए दोनों मिल के काम करेंगे, जरूर दोनों में रिलेशन है ना। दादा भाई नौरोजी और फरदून जी ने मिलकर एक संस्था पत्रिका निकाला, बल्कि राष्ट्र गुप्तार। ये अच्छा क्वेश्चन है, या तो ये भी चॉइस दोनों मिलके निकाले, है ना, राष्ट्र गुप्तार, और उसमें महिला की चर्चा करेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, राष्ट्र गुप्तार नाम है, ऐसा रास्ता नहीं, राष्ट्र गुप्तार, है ना। कुछ होगा उर्दू का लफ्ज लग रहा है ना, जो भी हो, या फारसी शब्द होगा, पारसी नॉट फारसी। चलिए, शारदा एक्ट, ये कुछ एक्ट अलग से बाहर है, हाँ कुछ एक्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट। कौन, जैसे मैंने अभी एक्ट तो हल्का हल्का पढ़ाई दिए हैं, लेकिन देखिए कुछ अलग से पढ़ा दें। शारदा एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया, आपको डेट याद रखिए, सीधे बोलेगा बाल विवाह निषेध अधिनियम आया कब, 1929 में। अब 1829 में 100 साल पहले क्या आया था, देखिए हम आपको याद भी करा रहे हैं बीच में कि कभी पिछला लफ्ज मत भूल जाइए। 1829 में, अब फिर 1856 में क्या आया, लॉर्ड डलहौजी के समय में विधवा पुनर्विवाह, कि याद तीनों याद हो गया यहीं पर, है ना। तो उसी तरह से याद किए याद हो जाएगा। तो शारदा एक्ट, बाल विवाह निषेध यानी बाल विवाह रोकने के लिए, शारदा एक व्यक्ति का नाम उसी के नाम पर भी आया, लिखे हुए डॉक्टर हरबिलास शारदा के नाम पर एक कानून बनाया गया। उसमें गवर्नर कौन था, लॉर्ड इरविन का नाम सुनेंगे, है ना। और के काल में यह एक्ट पारित हुआ, और इस एक्ट के तहत क्या क्या उम्र रखा गया, क्वेश्चन पूछता है कि शारदा एक्ट के अनुसार लड़का के लिए शादी के लिए कितना उम्र होना चाहिए, 18 वर्ष, और लड़की के लिए 14 वर्ष। ये कुछ ठीक है नहीं, उसकी तुलना वो तो 10 वर्ष कर दिए थे। चलिए, ये ठीक है। अभी कितना है, 21 और 18 ना, अभी यही चल रहा है। चलिए, अभी जो कानून का हिसाब से भारत आजाद हो गया तब, है ना, 18 वर्ष पहले, अभी कितना था, 14 वर्ष। ये किसके तहत, शारदा एक्ट कब आया, 1929 में। किसके जंजीर में, लॉर्ड इरविन के काल में, इरविन। तो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर से हम वापस आ रहे हैं, एक्ट को एक जगह कर दिए, विधवा छूट गया यहाँ पर, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब, 1856। ये डलहौजी के समय में, ईश्वर चंद्र, मैं लिखा 1856 में, तीनों क्वेश्चन ईश्वर चंद्र बिंदसा के प्रयास से लॉर्ड डलहौजी के समय में यह अधिनियम पारित हुआ, है ना। और इसमें विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। तो ये भी 1856। अब वो सती वाला भी शायद होगा, देख लेते हैं, एक जगह कर दिए, हाँ गुड। सती प्रथा निषेध कानून, ऐसे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, सती प्रथा निषेध कानून 1829। 3 गो है, 29, 56 और 1929, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर है 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक, चलिए बेंटिक चलेगा, है ना, के समय में सती प्रथा निषेध कानून बनाया गया। एक और लास्ट बच गया, दहेज प्रथा है। देखिए, ये हमारे देश आजाद होने के बाद, आपके बुक में 1861 दिया हुआ है, जो कि गलत है, लेट कर लीजिए हल्का से पहले। जो आपके एससीईआरटी बुक है उसमें देखिएगा 1861 दिया हुआ, गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग एक गलती है। आप नेट, हम क्योंकि आपको पढ़ाने से पहले मेरा नेट पर भी सर्च होता है, बहुत डाटा चीज है ना, ऐसा नहीं कि केवल किताब से बनाएंगे, तो किताब में कुछ है ही नहीं है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये कब है, 1961, लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, 1861 क्रॉस देके कैंसिल करिए, आपको बुक में लिखा हुआ है, बुक में आपको यही दिया हुआ है एससीईआरटी में, उसको कैंसिल रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, है ना। और जहां पर भी पढ़े ना आप ये 18 और 16, वहां पर बुक 14, वहां पर 16 दिया हुआ है उम्र भी, वो भी गलती आपका छपा हुआ मिस प्रिंट। अभी पढ़े ना शारदा एक्ट में,
18 बरस और 14 बरस, वहां 14 से 16 दिया हुआ है शारदा एक्ट में, तो वो भी गलत है। तो मिसप्रिंट है कहीं कहीं, वो हमने कहीं किताब लिखने वाला गलती किया है, वो टाइपिंग, जिस हम में भी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो 1961 में क्या बना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम भारत में पारित हुआ, और इसमें दहेज लेना और दहेज देना पूर्णतः निषेध है। अब अगर ले लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अरे कानून है, कुछ नहीं होगा। अगर प्रूफ मिल गया तो आपको अंदर कर देगा। फिर ये सर कहता है कि 5 बरस सजा है इसमें, 5 इयर्स, पढ़िएगा अभी 5 साल। लेकिन नोट कर लीजिए, ये जो कानून लगा था जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत, इसमें नहीं है लागू। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दहेज प्रथा जो कानून बना जम्मू कश्मीर में लागू उस समय नहीं हुआ था, है ना। कब, 1961 में। तो याद रखिएगा, कई हो सकता क्वेश्चन पूछे कि दहेज प्रथा अधिनियम कब आया, आपको जरा डेट ही पूछिएगा, दहेज प्रथा अधिनियम कब आया, ठीक है। फिर आपका सती प्रथा कब आया, किस, हाँ यहाँ पर दोनों का नाम, राजा राम मोहन राय का नाम भी और लॉर्ड विलियम बेंटिक का। और इसके पहले वाला में क्या था फिर है विधवा पुनर्विवाह रीमैरिज एक्ट 1856, इस पर विद्यासागर के प्रयास से और लॉर्ड डलहौजी के प्रयास से ये आपका समाप्त हो गया धार्मिक एवं, क्या था क्वेश्चन, हेडिंग क्या था, सामाजिक सुधार आंदोलन। जो आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने समाप्त किया, ऐसा नहीं कि इतना ही नेता के लिए है ना, नेता बहुत लोग हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से इतना ही सुना। अब देखिए आगे की तैयारी, जो आगे का प्लान बना रहे हैं इतना पढ़ने के बाद। अब हम 1857 की बात तो कर ही चुके, यहां से बीच में जाएंगे 1885, फिर जाएंगे 1905 और फिर जाएंगे 1947, ऐसे है ना। इसी में कुछ कुछ क्षेत्रीय जहां जहां घटना घटेगा उसका भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 1857 तो इस दोनों के बीच में, इसके भी जो कुछ कुछ मैंने पढ़ लिया आज, है ना। इन दोनों में कुछ कुछ जो घटना घटी आज पढ़ लिए, कुछ और संस्था बनेगी, कुछ और संस्था बनेगी, उसके बारे में चर्चा चलेगा, है ना। फिर 1850 में क्या आएगा, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यहां के बाद फिर कुछ संस्था बनेगी, उस संस्था बढ़ेंगे। INC कब कब हुआ उसका मैंने एक बार शायद पहला क्लास में लिया, याद है कुछ लोग को शुरू में, फिर रिपीट कर देंगे 1 2 3 जो जो प्रमुख है और उसकी कुछ विशेषता है जहां जहां, उसको मैं एक जगह लिस्टेड कर दूंगा, है ना, कि कौन अध्यक्ष कब बने और क्या उसमें विशेषता है, कहां पर नरम दलम एक हुए, करम दलम अलग हुए, है ना, और कहां पर महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज को वहां लेंगे। फिर इसके बाद 1905 में कौन होगा, बंगबंग यानी बंगाल विभाजन, हम आगे का थोड़ा सा बता देते हैं, ये होगा। उसके बाद सीधे 1914 में ही क्या है, महात्मा गांधी का एंट्री हो जाएगा, महात्मा गांधी का 14 से ही चालू हो जाता है, इसलिए कि वो ऑलरेडी विश्व युद्ध में शामिल हो जाते हैं ना। जब विश्व युद्ध 14 शुरू होता है ना, आ जाते हैं। भले आपका शुरुआत होगा चंपारण से, चंपारण पश्चिमी चंपारण बोलते हैं ना, पश्चिमी चंपारण, ये है 1917 से, है ना। यहां से ये आंदोलन चालू होगा, लेकिन राजनीति में कूदने का डेट 14 से ही है ना। आंदोलन में भाग लेंगे, किनके कहने पाएंगे, रामचंद्र शुक्ल, राजकुमार शुक्ल ना, हाँ राजकुमार शुक्ल, गुड याद है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर वो आते हैं कहाँ, पश्चिमी चंपारण, और वहां 3 कठिया पद्धति का विरोध करते हैं, है ना, जो उसकी कहानी अलग है। ये अब जाके सुनिए मेरी बात को, घबरा नहीं, एक क्लास यहां एक क्लास यहां, मैं बता रहा हूं कहां कहां, अब आपको ज्यादा नहीं, अब आपको रिवीजन, अब सबसे मैंने रिवीजन, क्योंकि फिर हम अब वापस इसको करके हम फिर एंसेंट में आएंगे। 1 2 यहां 3 क्लास का लगेगा, ये लंबा है यहाँ पे 1905 से 47 में, कम से कम 3 या 4 मान के चलिए, तो 4 2 6 6 क्लास में इधर आपका मॉडर्न समाप्त। लेकिन अभी आपको हम शायद हो सकता है क्वेश्चन टाइप, अभी हमको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना ज्यादा अच्छा लगेगा, बिना पढ़े हुए प्रैक्टिस करें तो और मजा नहीं आएगा। एक बार पूरा पढ़ लेंगे तब प्रैक्टिस करने में
आपको लगा कि हाँ अब मेरा हिसाब बन रहा है, अब मेरा क्वेश्चन लग रहा है सब बनेगा, है ना। तो शायद पता नहीं टेस्ट का भी इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि टेस्ट ऑनलाइन भी हो सकता है और आपका ऑफलाइन भी होगा, दोनों। जो जिसकी जैसा छुट्टी किन्हीं को नहीं मिल रहा है, किन्हीं को समय नहीं है, आगे खत्म हो गया ना, अब तो इसमें नहीं होगा, ठीक है, लास्ट है। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हमारा कब होगा, आप देख लीजिए, नेक्स्ट सैटरडे ही मिलेंगे, छुट्टी दिन 1857 से 1850, ये बीच वाला पोर्शन पढ़ के आइएगा। हम आपको आगे बताएंगे पढ़ना कहाँ है, ये वाला, और ये भी पढ़ लीजिए, दोनों एक ही दिन में निकल भी सकता है 1905 तक, क्या इसमें कुछ है नहीं, है ना। ये दोनों पोर्शन आप रीडिंग करके आएंगे। हाँ मन हो सकता है मेरा करे हो तो बीच में छुट्टी हो जाए कुछ ना कुछ, जैसे हम बीच में इधर छुट्टी हो गया था ना, जैसा हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब सुनिए, अब बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन। तो रिवीजन कैसे होगा, पहले पढ़िए ना पहले एक बार प्रैक्टिस तो होगा ही होगा, लेकिन पहले रिवीजन। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सब कॉपी में रह जाएगा, नोट्स में रह जाएगा और पीडीएफ में रह जाएगा। लेकिन अब दिमाग में जाना है तो प्रैक्टिस और रिवीजन, ये बहुत जरूरी है। अभी तक आप जितना पढ़े हैं पूरा रिवीजन कर लिए, यानी आपका समझिए कि एंशिएंट में कहां तक, एंशिएंट में पहुंचे थे, कहां, मौर्य तक ना। एंशिएंट में कहां पहुंचे हैं, मौर्य के बाद सीधे इसका जो कौन आएगा, शुंग वंश आता है ना, पुष्यमित्र, शुंग ने बृहद की हत्या करके शुंग, इसके बाद क्षेत्रीय सत्ता कई आएगा, उसमें कुछ कुछ स्पेशल पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद सीधे आ जाएगा कौन, गुप्त आएगा, फिर आएगा हर्षवर्धन, है ना। और उसके बाद फिर 1712 में कौन आ जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम, पहला मुस्लिम आक्रमण, है ना। और वहां से फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, तब फिर आ जाएंगे 1206 तक पहुंचेंगे। इसके पहले गोरी पढ़ेंगे और गजनवी पढ़ेंगे। अब 1206 से फिर दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट, जो 1526 तक चलेंगे, इब्राहिम लोदी, पानीपत का प्रथम पुत्र, मुगल। तो उधर का क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन कहां से आएगा, आधुनिक, इसलिए पहले इधर ज्यादा डीपली हम खींच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन ना छूटे, है ना। उधर चाहेंगे तो बहुत कम समय निकल जाए, लेकिन इधर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।